कभी सोचा है आपने वो धरती जिस पर ऋषियों ने सभ्यताएं बसाईं, जहां समुद्र सा ज्ञान बहता था, जहां सोना खेतों में उगता था। आखिर उस भारत की किस्मत अचानक कैसे बदल गई? कैसे एक दूर की पहाड़ियों से चलकर आया एक 12 साल का लड़का जो अपनी ही जमीन में ठिकाना नहीं बना पाया, वो हमारे देश में ऐसा क्या ढूंढने आया था? क्यों उसकी आंखों में एक ही ख्वाब पलता था? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और कैसे उस एक लड़के ने एक दिन वो साम्राज्य खड़ा किया जिसने अगले 300 सालों तक हमारी सांसों पर, हमारे मंदिरों पर, हमारी मिट्टी के भविष्य पर अपने फरमान लिख दिए। ये कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, ये लालच, सत्ता, राजनीति और विश्वासघात की भी कहानी है। ये कहानी है उस रास्ते की जिस पर चलकर मुगल हमारे भारत में आए और धीरे धीरे, चुपचाप, हमारी ही धरती पर हमारा शासन टूट गया। लेकिन इस कहानी में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मुगल भारत पर कभी कब्जा कर ही नहीं पाते अगर हमारे ही लोगों ने उनके लिए दरवाजे न खोले होते। हाँ, हमारी हार हमारे ही घरों से शुरू हुई थी। आज हम उसी यात्रा पर निकलते हैं। बर्फीले फरगाना की गलियों से लेकर दिल्ली की सिंहासन तक, मंदिरों की घंटियों से लेकर तोपों की गड़गड़ाहट तक। यह है भारत की, मुगलों की और सत्ता की सबसे खतरनाक कहानी। बर्फ से ढके फरगाना के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा किला खड़ा था, जहां एक 12 साल का लड़का अपने मृत पिता का ताज संभालने की कोशिश कर रहा था। नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उम्र छोटी थी, लेकिन सपने आसमान जितने बड़े। हर तरफ दुश्मन, अपनों में बगावत, राज्य हर दिन सिमटता जा रहा था। बाबर के लिए फरगाना घर कम और युद्ध भूमि ज्यादा था। वो अक्सर अपने सेनापतियों से पूछता, कहां मिलेगा वो मुल्क जहां मैं टिक सकूं? और एक दिन किस्मत ने उसकी नजर भारत की तरफ मोड़ दी। हिंदुस्तान, धन की खान, सोने, मसालों और व्यापार की धरती। एक ऐसा देश जहां सत्ता कमजोर थी, राज्य बंटे हुए थे और दिल्ली का तख्त अपने ही लोगों में उलझा हुआ था। बाबर की नजरें चमक उठीं, लेकिन सिर्फ धन नहीं, उसके खून में था कब्जा, विस्तार और वंश बढ़ाने का सपना। भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। पहाड़, नदियां, विशाल दूरियां। लेकिन बाबर का इरादा उससे बड़ा था। वो भारत की ओर बढ़ा, पहली बार छोटे छोटे आक्रमण की। कुछ जीता, कुछ हारा, लेकिन हर बार वो लौट कर जाता था एक ही सोच लेकर। दिल्ली, सिर्फ दिल्ली। उधर भारत में दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी बैठा था, लेकिन उसकी क्रूरता, लालच और कठोरता उसे अपने ही लोगों में अलोकप्रिय बनाती जा रही थी। अफगान सरदार उससे नफरत करते थे, राजपूत उससे नाराज थे, उसकी सेना आज्ञा मानती थी, लेकिन उसके लोग उसे मुंह मोड़ चुके थे। इसी टूटे हुए भारत में एक गहरी गलती हुई। दौलत खां लोदी, जो इब्राहिम लोदी का ही एक सरदार था, उसने बाबर को चिट्ठी लिखी, हिंदुस्तान आओ, हम तुम्हें दिल्ली का तख्त दिलवाएंगे। यहीं से भारत की किस्मत बदलने लगी। बाबर को बुलावा मिला था, कब्जा करने नहीं, लड़ाई में मदद करने के लिए। लेकिन उसके सपने इससे कहीं आगे थे। 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ बाबर, 10 से 12 हजार सैनिक, तोपें, बंदूकें, नई युद्ध रणनीति। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, 1 लाख से ज्यादा सैनिक, हाथी, घोड़े, भारत की पुरानी युद्ध शैली। युद्ध शुरू हुआ और भारत ने पहली बार देखा तोपों की गर्जना कैसी होती है। हाथी डर गए, सेना बिखर गई, लोदी मारा गया और बाबर बिना किसी सिंहासन का वारिस दिल्ली का बादशाह बन बैठा। भारत में मुगल साम्राज्य की यही थी पहली ईंट। लेकिन इस ईंट में भारत की हार से ज्यादा भारत की भूलें छिपी थीं। मुगल धीरे धीरे फैलने लगे। बाबर के बाद आया हुमायूं, जो आधा जीवन भागता रहा लेकिन आधा जीवन बनाता रहा। और फिर आया इतिहास का सबसे शक्तिशाली मुगल, अकबर। अकबर धीरे धीरे समझ गया कि तलवार सिर्फ जमीन जीत सकती है, दिल नहीं। तो उसने धर्म, राजनीति और शादी, तीनों को एक ही रणनीति में बदल दिया। हिंदू राजपूतों से रिश्तेदारियां, मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, सुधरी हुई प्रशासन व्यवस्था उसे भारत में गहरी जड़ें दे गईं। लेकिन इसके साथ हिंदू सत्ता का कमजोर होना तेज हुआ। राजपूत आपस में बढ़ गए, मराठा शक्ति नहीं उभरी थी, उत्तर भारत में कोई बड़ा नेतृत्व नहीं था। मुगलों ने खुद को भारत का शासक कहना शुरू कर दिया।
लेकिन जहां अकबर ने रिश्ते बनाए, वहीं बाद के मुगलों में जुल्म और कट्टरता बढ़ने लगी। कर बढ़े, मंदिर टूटे, मजदूरी और लगान खड़ा हुआ, हिंदू जनता पर दबाव बढ़ा, राजपूतों से संघर्ष हुआ, सिखों से युद्ध हुए। औरंगजेब के समय यह तनाव चरम पर पहुंच गया। मुश्किल ये नहीं थी कि भारत पर विजेता आया, मुश्किल ये थी कि भारत धीरे धीरे खुद अपनी ताकत खोता गया। मुगलों के आने से कुछ चीजें सुधरी भी, जैसे वास्तुकला, कला, साहित्य, व्यापारिक मार्ग और एक संयुक्त प्रशासन प्रणाली। लेकिन कीमत भारी थी। स्थानीय राजघरानों की शक्ति कम हुई, धार्मिक तनाव बढ़ा, कर बहुत बढ़े, आर्थिक ढांचा धीरे धीरे टूटने लगा और भारत एक प्राकृतिक शक्तिशाली राष्ट्र से एक बंटा हुआ साम्राज्य बन गया। और जब मुगल भीतर से टूटने लगे, तो भारत इतना कमजोर हो चुका था कि अगला आक्रमणकार, अंग्रेज, हमें बिना बड़ी लड़ाई के ही अपना गुलाम बना गया। जो भारत कभी ज्ञान और सोने की धरती था, वही भारत विभाजन, कूटनीति और सत्ता की राजनीति में अपने ही हाथों से कमजोर हो गया। मुगलों ने भारत जीता था, लेकिन भारत हारता तब है जब वो खुद बन जाता है। इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है कि किसी भी देश को बाहर से कोई नहीं हराता, जब तक वो अंदर से टूट न जाए। मुगल आए, राज किया, गए, लेकिन उन्होंने भारत की आत्मा को नहीं बदला। भारत फिर उठा, फिर लड़ा, फिर बना। आज जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं, तो हमें सिर्फ युद्ध नहीं दिखाई देते, हमें दिखाई देता है अपनी ताकत, अपनी गलतियां और अपना भविष्य। क्योंकि जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है, वो वही गलतियां दोहराता है जो कभी उसे टूटने पर मजबूर कर चुकी हों। ये सिर्फ मुगलों की कहानी नहीं, ये भारत की चेतावनी है।